दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। तो दोस्तों हमारी बात चल रही थी मिडिल ईस्ट के सिचुएशन पर और ख़ास तौर से सीरिया का जो सिविल वॉर चल रहा है उस पर। लेकिन दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि सीरिया में जो आवाम रहती है उन पर जो 1971 से लेके जो आज के जो मौजूदा प्रेसिडेंट बशरुल असद थे जो कि अभी अभी देश छोड़कर भाग चुके हैं, उनके वालिद ने जब सीरिया की मौजूदा सरकार का तख्ता उल्टा था और खुद हुकूमत अपने हाथ में ली थी तो उसके बाद किस तरह उन्होंने अवाम पर मजालिम ढाए थे और ये कि क्या हुआ उन लोगों का जो उनकी हुकूमत के खिलाफ उस वक्त एहतजाज शुरू कर रहे थे और सड़कों पर निकल कर आ रहे थे। दोस्तों होता यह है कि 1971 में जब हाफिजुल असद हुकूमत में आते हैं मौजूदा सरकार का तख्ता उलट के, तो उस वक्त एमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है पूरे सीरिया में। और उसके बाद जो अपोजिशन लीडर हैं उनको ख़ास तौर से अरेस्ट कर लिया जाता है और कईयों को तख्ताएदार पर यानी कि सूली पर लटका दिया जाता है। और बहुत से ऐसे वो लोग जो सिर्फ बातें ही कर रहे थे कहीं जाने के लिए, किसी मौजूदा सरकार में जो खराबियां होती हैं या जो भी उनके द्वारा किए गए गलत काम होते हैं उनकी सिर्फ बातें ही कर रहे थे कुछ लोग, तो उनको अपनी खुफिया पुलिस के थ्रू उठवा लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। दोस्तों तब से लेकर 1971 से लेकर अब तक 2024 तक ना जाने कितने ऐसे अफराद गिरफ्तार किए गए थे और जिनको आज तकरीबन 40-40, 50-50 साल हो गए हैं और वो अभी भी जेल में मौजूद हैं। यानी कि अभी जो मौजूदा जोलानी आए हैं, अब्दुल मोहम्मद जोलानी, जिन्होंने सीरिया पर कब्जा किया है, बशरुल असद की सरकार को उखाड़ फेंका है, तो उनकी सरकार में आम माफ़ी का ऐलान कर दिया गया था और वो लोग जो हाफिजुल असद के दौर के गिरफ्तार किए गए थे उनको माफ़ कर दिया गया था और जो उनके बेटे बशरुल असद के दौर में जिनको गिरफ्तार किया गया था या जिनको जेलों में डाला गया था उनको, यानी वो सब लोग जो इन बाप बेटों की हुकूमत में गिरफ्तार किए गए थे सिर्फ एक ज़रा सा एहतजाज करने की वजह से, उन सबको आम माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। और दोस्तों जिन लोगों को आम माफ़ी करके जेलों में से निकाला गया है उन लोगों ने अपनी आप बीती अपनी कहानी बताई है कि उन पर इस तरीके से जुल्म किया जाता था कि कुछ लोग तो जेलों में दम इसी वजह से तोड़ गए कि उन पर शदीद जुल्म ज़्यादती होती थी। और उसके बाद जो लोग जिंदा बच गए थे उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना मानसिक जहनियत खो चुके हैं, जो पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं या उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, उनके रिश्तेदार कौन हैं। बस उनको अगर याद है तो सिर्फ वो नंबर जिनसे उन कैदियों को बुलाया जाता था। मतलब जैसे एक जेल में अगर 100 कैदी हैं तो 99 नंबर किसी और कैदी का है, 50वां नंबर किसी और कैदी का है। तो इस तरीके से उन कैदियों के नंबर डाल दिए गए थे। यानी कि एक कैदी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं तकरीबन पिछले 18 साल से वो सीरिया की जेल में कैद थे और सीरिया में इस तरीके की खुफिया जेलें बनाई गई थी कि जिनको अब्दुल मोहम्मद जोलानी ने जब सीरिया पर कब्जा किया तो जब उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया तब तक उनके जो सिपाही थे, जो उनके बागी लीडर थे, उन तक को नहीं मालूम था कि सीरिया में ये जेलें कहाँ हैं। और इन जेलों का पता उनसे, यानी सीरिया के बशरुल असद जो प्रेसिडेंट थे उनके जो नीचे काम करने वाले ओहदेदार थे, जो एक लीडर थे, उन तक को ये बात, बहुत कम लोगों को ये बात मालूम थी। तो जब उनको अरेस्ट किया गया और उन पर तशद्दुद किया गया तब उन्होंने उस पूरी जेल का नक्शा उनके सामने यानी कि मोहम्मद जोलानी के सामने रखा और उनको बताया कि यहाँ वहाँ ये सारी जेलें हैं और इनके ये कोड हैं जिनसे इनके दरवाजे खोले जाएंगे। तो जब दोस्तों उनके दरवाजे खोले गए, उन जेलों में से उन कैदियों को बाहर निकाला गया, तो वो जो कैदी थे वो इतने बुरी हालत में थे कि उनको पहचानना मुश्किल था। और वो कभी भी, एक होता है ना जैसे कि एक जंगली जानवर जैसे बन जाता है भूखा रहे तो कई हफ्तों महीनों तक तो उन सबको भूखा रखा जाता था। तो जो लोग भूख से बर्दाश्त नहीं कर पाए वो लोग तो दम तोड़ गए और जो लोग जिंदा थे तो वो इस हालत में नहीं थे कि किसी को पहचान सकें या अपने बारे में कुछ बता सकें। उनको अगर कुछ मालूम था तो सिर्फ उनका नंबर, यानी कि जो कैदी नंबर होता है, बस एक वही नंबर मालूम था उनका। तो ये वो हालात हैं सीरिया में दोस्तों। उन सीरियन जो सिविलियंस हैं, रहने वाले सीरिया के जो आवाम है, जिनको बशरुल असद ने कैदी बना लिया था, उनको जेलों में डाल दिया था, तो ये उनके वो हालात हैं जो अब सामने आ रहे हैं जब बशरुल असद का तख्ता उलट चुका है
ان کی جگہ عبد المحمد جولانی نے حکومت سنبھالی۔ تو اب یہ ساری باتیں ریسرچ کرنے پر سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں کے جو سویلینز ہیں ان پر کیا بیتی تھی اور اب ان کے حالات کیا ہیں۔ کیا وہ اب اس حالت میں ہیں کہ اپنا واپس سے زندگی شروع کر سکیں، یا جو زندگی ان کی باقی ہے وہ ایک عام انسان کی طرح خوشی خوشی بتا سکیں اپنوں کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ لیکن دوستو ایسی صورتحال ابھی سیریا میں نظر نہیں آتی۔ وہ اس لیے دوستو کہ سیریا میں ابھی جنگ جاری ہے، اور یہ جنگ اب کردوں کے خلاف ہے جنہوں نے آدھے سیریا پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اور ہو سکتا ہے دوستو کہ سیریا کا جو یہ بشار الاسد کو بھگانے والے جو گروپ ہے HTS، ان کی جنگ کردوں سے ہٹ کے واپس اسرائیل سے ہو جائے، کیونکہ اسرائیل نے بھی موقع دیکھ کے سیریا کی جو بہت سی ملٹری پاور تھی ان کو تہس نہس کر دیا ہے، جو ان کی نیول پاور تھی اس کو، اور ملٹری بیس جو بشار الاسد کے دور میں تھے ان کو۔ اور وہ اسرائیل نے اس لیے کیا ہے کہ سیریا میں جو نئی سرکار ہوئی ہے کہیں اس سے اسرائیل کو خطرہ نہ ہو، یا جو اسرائیل کے خلاف کام کرنے والے جو گروپس ہیں کہیں وہ اسرائیل پر حملہ نہ کر دیں۔ تو اس لیے اسرائیل نے وہ سارے ہتھیار اور ان کے ملٹری بیسوں کو نشانہ بنایا ہے، اور تقریباً سیریا کی گولان ہائٹ سے نیچے اتر کر بہت سی زمینوں کو قبضہ کر لیا ہے۔ اور اب تک کی جو رپورٹ آ رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اسرائیل کی آرمی ہے اس نے دمشق سے تقریباً 25 کلومیٹر ہی دور ہے، یعنی کہ سیریا اور اسرائیل کا بارڈر کراس کرنے کے بعد وہ دمشق یعنی کہ جو کیپٹل ہے سیریا کی اس کے نزدیک 25 کلومیٹر دور تک آ چکی ہے وہاں تک۔ اب دیکھنا یہ ہے دوستو کہ آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ کیا سیریا اور اسرائیل کی جنگ واپس سے شروع ہو جائے گی، یا پھر ابھی اس میں کوئی معاہدہ ہو کر یہ سیریا میں جو سول وار چل رہی ہے یہ ختم ہوگی اور یہاں پر اس خطے میں امن ہوگا اور لوگ پھر سے ترقی کی طرف بڑھ چلیں گے۔ دوستو مڈل ایسٹ کی سچویشن پر ہم نے بہت سے ولاگ بنائے ہیں جن کی پلے لسٹ ہم آپ کو یہاں دکھا رہے ہیں۔ اور دوستو اگر آپ نے ہماری نیپولین بوناپارٹ کی فل ڈاکیومنٹری عروج اور زوال کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں کلک کریں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، میں آپ کا دوست نواز خان۔